हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल सरल कानूनी शिक्षा में। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दहेज निवारण कानून क्या है। यह वीडियो स्पेशल मैं सुपरवाइज़र एग्ज़ाम की भर्ती जो निकली हुई है उसके लिए बनाई हुई हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उस एग्ज़ाम में आने वाले दहेज निवारण कानून में जितने भी क्वेश्चन हैं, जिससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे आपको समझाने वाली हूँ। इसके लिए मैं क्वेश्चन वाइज नहीं तैयार करी हूँ, यह एक टॉपिक वाइज वीडियो है जिसमें आपको दहेज से संबंधित सभी का जानकारी मिल जाएगी। अब टॉपिक वाइज समझने से मतलब ये होता है कि अगर आप पॉइंट वाइज आंसर याद तैयार करते हैं तो सिर्फ आपको 10 से 50 जितना आप पढ़े रहेंगे बस उतना ही समझ में आएगा। लेकिन अगर इस टॉपिक से पढ़ते हैं तो आपको एक से ज़्यादा क्वेश्चन एक टॉपिक पे आसानी से समझ में आ जाएंगे। और इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो अपन पढ़ते ही नहीं हैं, वो सब इस टॉपिक में आपको मिल जाएंगे और इससे आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। चलिए आपको इससे पहले हम बता दें वीडियो शुरू करने से पहले कि इससे जितने भी महिला बच्चे से संबंधित जितने भी कानूनी अधिकार या अनुच्छेद धाराएं जो भी इस एग्ज़ाम में पूछने वाला है वो सब हम आपको अपनी वीडियो में एक एक करके लाने वाले हैं। इसलिए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और मुझे जितना अच्छा रिस्पांस मिलता जाएगा मैं उतनी ज़्यादा वीडियो इसमें तैयार करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे हमारा वीडियो चलने वाला है। जैसे दहेज क्या है? दहेज प्रथा भारतीय समाज में कोढ़ में खास काम कर रही है। दहेज के कारण बेटी जन्म लेना माँ बाप के लिए अभिशाप बन जाता है। जहाँ पर बेटी की खुशियाँ मनाई जाती हैं वहीं पर बेटी के जन्म लेने पर माँ बाप की लाचारी को देखते हुए हजारों लड़कियाँ आत्महत्या कर लेती हैं। दहेज में अच्छी खासी रकम नहीं मिलने पर वर वधुओं को कष्ट देते हैं। दहेज के कारण वधुओं को के द्वारा आत्महत्या की खबरें अक्सर समाचार, टीवी एवं न्यूज़ चैनल पर देखने को मिलती है। ये सब तो आम बात है। ये सारी जानकारी मैं आपको थोड़ा सा इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि ये पूरा मैं एक बुक का पेज ली हूँ, जो बुक के पेज के माध्यम से बता रही हूँ ताकि इसमें कोई भी जानकारी आपको ये ना लगे कि यूट्यूब के माध्यम से लोग ऐसे ही कुछ भी डाल देते हैं। इसलिए मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट और जानकारी पूरी बुक अनुसार ही बता रही हूँ। बस इसमें आपको पढ़ने में आसानी हो इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं हम। दहेज प्रथा का उन्मूलन केवल कानून में संभव नहीं बल्कि इसके लिए सामाजिक चेतना, जागरूकता और कुप्रथा को समाप्त करने के लिए 1961 में दहेज प्रतिशोध अधिनियम पारित किया गया, जिसमें दहेज लेना देना, दहेज मांगने के लिए अभिप्रेरित करना आदि को अपराध के घेरे में लेकर अपराधियों को सजा दिलाने का प्रावधान किया गया है। अब आप बोलेंगे कि ये किताब के जैसे पढ़ रही हैं, इसमें क्वेश्चन कहाँ पे आया? तो देखिए ये एक कुप्रथा है। इसमें 4 क्वेश्चन बन जाते हैं कि दहेज लेना क्या है, प्रथा है, कुप्रथा प्रथा है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो आप कुप्रथा याद रखिए कि ये कुप्रथा है। दूसरा, 1961 में दहेज प्रतिशोध अधिनियम पारित किया गया। तो 1961 आपके लिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। दहेज लेना, दहेज देना या दहेज मांगना के लिए अभिप्रेरित करने वाले को अपराध की घेरे में लेकर अपराधियों को सजा दिलाने का प्रावधान किया गया है। देखिए जो दहेज लेता है और देता है उन दोनों को तो अपराधी कहलाते हैं, लेकिन जो इनके लिए अभिप्रेरित करता है मतलब साथ वाले, उनके लिए भी यह प्रावधान है। ठीक है, लेकिन कोई यह अधिनियम का कोई कारगर असर नहीं हुआ। समय समय पर इस पे संशोधन करते गए। इस प्रथा पर कठोर नियंत्रण लाने की चेष्टा भी की गई। क्रिमिनल लॉ द्वितीय संशोधन, ये द्वितीय संशोधन आप वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे टिक कर लीजिए। अधिनियम 1833 जो 25 सितंबर 1983 को प्रभावित हुआ। देखिए
ये 1883 में 1983 में लागू हुआ, जो कि 25 सितंबर, ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमको पेपर में कंफ्यूज करने के लिए हमसे यही सब पूछा जाता है। 25 सितंबर 1983 को प्रभावित हुआ। के द्वारा पति और उसके संबंधियों को सजा देने की व्यवस्था की गई, जिन्हें स्त्री के साथ क्रूरता के व्यवहार का दोषी पाया गया। वर्ष 1984 में दहेज प्रतिषेध, वर वधू को दिए गए उपहारों की सूची का रखरखाव, नियम 1984 पारित, उपहार के नाम पर दहेज लेने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। पुनः 1986 में दहेज प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा दहेज मृत्यु को पारित करके उसके लिए कड़ी सजा की व्यवस्था की गई। देखिए यहीं पे 3 बार संशोधन हुआ, पहले 83 में, फिर 84 में, फिर 86 में। ये मेन टॉपिक है। जैसे संशोधन के लिए हमको सन पूछता है तो लाइन बार से सन याद होना चाहिए कि हम कभी आगे कभी पीछे बोल रहे हैं, इसी में 2-4 सन और घुसेड़ देगा तो 85 है, 87 है, तो उसमें अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए ये 83, 84 और 86 आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आगे क्या है, दहेज क्या है, और ये इसमें एक लाइन छूट गई, दहेज मृत्यु कारित न करने का साक्ष्य अभिभार भी अभियुक्त पर रखे जाने का प्रावधान दिया गया। आगे क्या है, दहेज क्या है। दहेज को परिभाषित करने के लिए प्रतिषेध अधिनियम में कहा गया कि विवाह के लिए, विवाह के पहले या विवाह के बाद के समय एक पक्ष के द्वारा या किसी के संबंधी के द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कुछ मूल्यवान प्रतिभूति या संपत्तियां दी जाती हैं तो वह दहेज कहलाता है। लेकिन मुस्लिम कानून शरीयत के अंतर्गत ये मेहर दिया जाता है, वह इस परिभाषा में नहीं आता है। ऐसा कोई उपहार जो कि विवाह के एवज में नहीं दिया जाता, वह दहेज में अंतर्गत नहीं आता है। देखिए हिंदू और मुस्लिम विवाह में भी बहुत सारी सामान्यताएं होती हैं, तो जो उनका दहेज है वो मेहर कहलाता है, वो हमारे इस पे नहीं आएगा। इसी को अगर पॉइंट वाइज कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो वो आपको ये समझना चाहिए। आगे क्या है, दहेज अपराध के लिए दंड की व्यवस्था। दहेज लेना या देना, मांग करना दंडनीय अपराध है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम गैर जमानती संगीन अपराध माना गया है। दहेज लेने का संबंधी कोई भी करार अवैध माना जाता है। उन व्यक्तियों के लिए भी सजा का प्रावधान दिया गया है जो दहेज जैसे अपराध को अभिप्रेरित करते हैं। 2 अक्टूबर 1984 से लागू नियमावली के अनुसार विवाह के वर वधू को दिए जाने वाले उपहार की सूची देने वाले के नाम, वर वधू से उसका संबंधी, वर वधू के हस्ताक्षर व अंगूठे के निशान के साथ रखने की कानूनी अनिवार्यता बताई गई है। ये वेरी इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं और इस तरह का कहीं भी किसी बुक पे नहीं मिलेगा। जब हम थ्योरी वाइज पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा। तो 2 अक्टूबर 1984 में ये नियम निकाला गया कि अगर वर और वधू को जो उपहार दिए जाते हैं उनकी एक सूची बनाई जाए और उसके सामने अंगूठे का निशान लगवाया जाए, ताकि अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर, पहले लोग पढ़े लिखे कम रहते थे तो अंगूठे का निशान ही रहता था, लेकिन अब हस्ताक्षर दिया जा रहा है तो उसको देना ज़रूरी है ताकि कल को ये पता चले कि कितना दहेज दिया गया या गिफ्ट और उपहार के स्वरूप में, है ना। इस अधिनियम की धारा 8 में दहेज अपराध को संगीन बताते हुए पुलिस को इसकी जांच करने का पूरा अधिकार है। धारा 8, जैसे कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुलिस के लिए कौन सी धारा होना अनिवार्य है, कौन सी धारा के तहत पुलिस दहेज के संज्ञान को जांच करती है, तो ये धारा 8 आपको याद होनी चाहिए। किंतु पुलिस किसी मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के बिना अपराध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। दहेज कानून धारा 3 के अनुसार दहेज लेने देने वाले से अभिप्रेत करने वाले व्यक्ति को कारावास में एवं 15,000 रुपये या दहेज की धनराशि जो भी अधिक हो द्वारा दंडित किया जाएगा। ये किसके तहत, धारा 3, दहेज कानून की धारा 3 के तहत। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, अगर आप ये वीडियो 1 से 2 बार सुनते हैं तो आपको बहुत सारी धाराएं उसके साथ में बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप ही याद हो जाएंगे। जैसे
मैं ज़्यादा समय यहाँ वहाँ से नहीं व्यतीत करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना बेसिक चीज़ पॉइंट वाली वीडियो में आ जाए वो बेटर है। इसलिए आप मेरे वीडियो को यूँ ही ना समझें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए, ताकि इससे संबंधित जो भी जानकारी और भी लोगों को मिलनी है वह मिल जाए। और इससे संबंधित कुछ भी आप अगर पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट्स ज़रूर करिए, ताकि कमेंट्स के ज़रिए हम आपकी वीडियो का आपके प्रश्नों का उत्तर वीडियो के माध्यम से दे सकें। ये 15,000 रुपये ज़रूर याद रखिएगा कि धारा 3 के तहत कितना 15,000 रुपये की धनराशि जो या दहेज की धनराशि जो भी अधिक हो उसे दंडित किया जाएगा। इसमें दहेज संबंधी अपराध के लिए कम से कम 5 वर्ष का कारावास का प्रावधान भी है। 5 वर्ष याद रखिएगा। यदि कोई व्यक्ति सीधे परोक्ष वर वधू के माता पिता या संरक्षक या अन्य संबंधियों से दहेज की मांग करता है तो उसे 2 वर्ष तक के कारावास एवं 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ दंडित किया जा सकता है। देखिए, ऊपर वाला क्या था, धारा 3 के अनुसार 15,000 रुपये अभी दहेज लेने देने का, और यहाँ अगर वर वधू से सीधे वर वधू के माँ बाप से अगर मांगता है तो वह वर्ष 2,000 के कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ऐसे अपराध में कम से कम 6 माह के कारावास की सजा का प्रावधान है। दहेज प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा मूल अधिनियम धारा 4 का जोड़कर प्रतिबंध लगाया गया, जिसके द्वारा वह अपने पुत्र या पुत्री या किसी अन्य संबंधी के विवाह के बदले में प्रतिबंध इसका पालन नहीं करने का हक कायम करने का प्रस्ताव इस तरह से कि विज्ञापन छपवाने तथा प्रकाशित करने या बांटने पर इस अधिनियम की धारा 6 में व्यवस्था की गई कि स्त्री वधू के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति दहेज लेता है तो वह विवाह की तिथि 3 माह के अंदर या वह समय वधू नाबालिग हो तो 18 वर्ष, नाबालिग का तो सवाल ही नहीं उठता, ये पहले का चल रहा है, क्योंकि अब 18 वर्ष से नीचे वाले को कानून में शामिल नहीं किया गया है। 18 वर्ष से ऊपर वाले को ही शामिल किया जाता है। नाबालिग व्यक्ति की शादी नहीं की जा सकती, तो इस नियम और कानून को मानने का अर्थ नहीं उठता है। आगे यह है, आगे हमारा वीडियो है आगे, इसलिए हम इस लाइन को हटा ही देते हैं, क्योंकि 18 साल से नहीं हो रही है तो नाबालिग के लिए ये प्रावधान नहीं होगा। आगे हम यहाँ वीडियो में देखते हैं न्यायालय द्वारा संज्ञान। इस अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों की सुनवाई के अधिकार मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के नीचे किसी भी अधिकारी के पास नहीं होता है। इन अपराधों में न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान स्वयं की जानकारी, पुलिस रिपोर्ट, अपराध से पीड़ित व्यक्ति या उसके माता पिता या अन्य संबंधियों के परिवार या किसी मान्यता प्राप्त सामाजिक संगठन संस्था के परिवार में लाया जा सकता है। सुनवाई करने वाले मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों में उस सीमा तक दंड देने के लिए शक्ति प्रदान की गई है जो विभिन्न अपराधों के लिए इस अधिनियम में निर्धारित है, चाहे ये शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता प्रदत्त शक्तियों में हो या ना हो। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के विषय में संज्ञान लेने में कोई भी सीमा तय नहीं है। महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि दहेज संबंधी अपराधों से पीड़ित व्यक्ति को उसके द्वारा दिए गए किसी बयान के आधार पर अभियोजित नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही था। आगे है साक्ष्य का भार। प्रायः आपराधिक मामलों में किसी अभियुक्त पर दोष सिद्ध करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है, लेकिन यह अधिनियम धारा 3 एवं धारा 4 के तहत दहेज संबंधी मामलों में अपराध नहीं किए जाने का सबूत पेश करने का भार अभियुक्त पर होता है। देखिए, दहेज मांग रहे हैं, ये कोई भी नहीं है, कोई भी यहाँ ही क्यों, अगर कोई भी ऐसा काम होता है कि जिसके लिए हम न्यायालय में दरवाज़ा खटखटा रहे हैं तो सबूत हमें पेश करना पड़ेगा कि ये सही बात है। न्यायालय बिना सबूत के किसी को भी खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, और जाहिर सी बात है अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो हमारे पास सबूत होने चाहिए। हवा में कोई बात नहीं होती है। वधू को प्राप्त उपहार। वधू को विवाह से पहले, विवाह के समय या विवाह के बाद जो उपहार माता पिता के पक्ष से ससुराल पक्ष से मिलता है वह स्त्री का धन कहा जाता है।
वधू स्त्री धन की पूरी तरह से मालकिन या स्वामिनी होती है। देखिए, स्त्री धन क्या कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे क्योंकि ये हमारे नियम से जुड़े हुए हैं। और आंगनबाड़ी और ख़ास तौर महिला बाल विकास में इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, जहाँ पे इन सब चीज़ों का उल्लेख होता है। तो ये याद रखना कि स्त्री धन किसे कहते हैं। आगे है दहेज के लिए वधू के साथ दुर्व्यवहार के लिए ढंग। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वधू के साथ क्रूरता या उद्दीपन के व्यवहार के लिए कठोर दंड की व्यवस्था है। क्रूरता के लिए पति के साथ उसके संबंधियों को भी दंडित करने का प्रावधान है, जो भारतीय दंड संहिता धारा 498 का में जोड़ी गई है। 498 का, यदि स्त्री के पास उन्हें पति या पति के रिश्तेदार के साथ उसके क्रूरता का व्यवहार या 2 से 3 साल तक के कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यहाँ पे आप ये ज़रूर याद रखिएगा, धारा 498 का किस लिए जोड़ी गई है, ये क्या है, ये समझ में आ रहा है आपको कि अगर पति के साथ घर वाले भी हैं तो धारा 498 का जोड़ी गई है। क्रूरता की परिभाषा इस प्रकार है, जानबूझकर कोई ऐसा व्यवहार करना जिससे स्त्री के आत्महत्या के लिए प्रेरित करना या स्त्री के जीवन का अंग या स्वास्थ्य को गंभीर क्षति या खतरा पैदा हो। किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको उसके अपने रिश्तेदार को कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति देने के लिए बाध्य किया जाए। किसी स्त्री को इस कारण से तंग करना उसके लिए कोई रिश्तेदारी की मांग पूरी ना कर पाना हो। इस तरह से मैं अपना वीडियो एक एक करके वीडियो आपको टॉपिक वाइज लेके आती जाऊंगी, जो हमारे सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने बहुत सारी धाराओं और जानकारियों का उल्लेख किया, और इससे भी ज़्यादा अगर आप 2 बार वीडियो को सुनते हैं, 2 से 4 बार वीडियो को सुन लेते हैं, तो आपको इसमें से और बिना ऐड किए हुए हम आगे वीडियो खसकाते हैं, टॉपिक मेन टॉपिक सुनते हैं कि मेन टॉपिक हम भी वही करते हैं, मेन टॉपिक सुन लें, लेकिन ये क्या हमारे एग्ज़ाम से संबंधित है और एक पॉइंट मैंने टिक करके बहुत ही स्पेशल तरीके से बताया ताकि एग्ज़ाम में ना छूटे। इसलिए इस वीडियो को कम से कम जब तक आप 2 से 3 बार नहीं देखेंगे, आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। एक बार देख रहे हैं, एक बार देख के आप 2 बार वीडियो को देखिए, 2 बार वीडियो, 3 बार अगर आप वीडियो को देख लिए तो इसमें जितने भी धारा दी हुई है उन सारी धाराओं को आपको मुँह ज़बानी याद हो जाएगी। और मैं ये वीडियो आपके लिए टॉपिक वाइज इसलिए ला रही हूँ ताकि आपका पेपर अच्छे से अच्छा निकल सके। इस वीडियो में कोई त्रुटि हो या आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी चाहनी हो तो प्लीज़ इसे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें, ताकि यह वीडियो सबको मिल सके और लोग इससे संबंधित जानकारी पा सकें। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।